नमस्कार प्यारे बच्चों, आई ट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखते हैं। इसका बेसिक पार्ट्स आप लोगों को वीडियो मिल चुका है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू ग्रुप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q कोई पूर्णांक होगा और q बराबर 0 नहीं होगा। तो देखिए आपको बेसिक में बताया गया था कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब होता है, जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या होगा कि जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 4/5, 6/2, 8/9, इस तरह से। तो अगर यदि हम किसी भी संख्या को p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू का कहने का मतलब क्या है कि बट्टा के रूप में p बाई क्यू। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि p का वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, यहाँ पर q का वैल्यू 3 लिख रहे हैं। इसी प्रकार से p का वैल्यू 4 हो रहा है, q की वैल्यू 5 हो रहा है। इसी प्रकार से p का वैल्यू यहाँ पर 6 हो रहा है, ये 2 हो रहा है। इसको काट के 2 एकम 2, 2 3 6 यानी कि 3/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका 8/9 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारे सारे संख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये सारे सारे क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो हम जो है क्या शून्य को भी इसी तरह से लिख सकते हैं? तो देखिए आपको जो है सो बेसिक पार्ट्स में बताया गया था कि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं। तो चूंकि इसे हम p बाई क्यू के रूप में, देखिए p ऊपर वाला 0 और नीचे वाला q, तो देखिए 0/1, 0/2, 0/3। यहाँ पर देखिए गौर साहब इसको समझिए बात को कि यहाँ पर q बराबर 0, यानी कि q जो है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब p तो 0 हो ही सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में हम लोग 0 रखें, नीचे 0 नहीं रखें। तो सीधा सीधा इसका अर्थ ये समझ में आ रहा हो हमको कि ऊपर का संख्या 0 हो सकता है, नीचे का 0 नहीं हो सकता है। तो हम 0 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो बस इसका आपको आंसर लिख देना है। इसका लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे? इसका लैंग्वेज लिख लेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसका जवाब होगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या क्या इसे p बाई क्यू रूप में लिखा जा सकता है? तो लिखेंगे हाँ इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q कोई पूर्णांक होगा और q का मान 0। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों को क्या लग रहा होगा कि सर 3 और 4 तो डायरेक्टली है, 3 के बाद 4 ही आता है, इसके बीच में संख्या कहाँ से होगा? तो प्यारे बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 3 और 4 के बीच में असंख्य संख्या है, अनलिमिटेड संख्या है। इतना संख्या है कि आप लिख ही नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा संख्या है। लेकिन हमको क्या करना है, तो असंख्य संख्या है, दैट मीन्स 6 संख्या तो आराम से लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जैसे आप इसके बीच में, जैसे 6 से ज्यादा होगा, असंख्य होगा, तो किस तरह से ज्यादा होगा उसको आप थोड़ा सा देखिए। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरह से होगा ना। अच्छा इन दोनों के बीच का संख्या को देखिए, 3.01, 3.02, 3.03, इस तरह से होगा कि नहीं होगा? अब इन दोनों के बीच में लिखेंगे तो 3.001, 3.002, 3.003, इस तरह से। फिर इन दोनों के बीच के संख्या को लिखेंगे 3.0001, फिर 3.0002, इस तरह से चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बताइए अभी भी ये 3 से 4 से कम है कि ज्यादा है? कम है। 3 से कम है माने कि 3 से ज्यादा और 4 से कम है, मतलब उसके बीच का है कि नहीं है? है। तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच में असंख्य संख्याएं हैं, उसमें से हमको क्या करना है, मात्र 6 संख्या लिखना है। तो बहुत आसान सवाल हो गया है ना। तो देखिए इसका जो सवाल का जवाब है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9, तब होगा 4। अब बताइए कि ये 3 और 4 के बीच में ये सारे संख्या है कि नहीं है? इसमें से हमको कितना लिखना है? 6। मात्र 6 लिखना है। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको इस टेक्निक से नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग दूसरा कुछ यूज करेंगे नियम, और इसमें डायरेक्टली 6 ही संख्या आएगा। समझ में आ रहा ना? तो क्या उपाय लगाएंगे इसके लिए? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसके लिए कुछ ट्रिक होता है। हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग सबसे पहले 3 और 4 कितना परिमेय संख्या चाहिए? 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो 6 में हम +1 करेंगे। 6 में कितना +1 करेंगे? 1। तो 6 + 1 बराबर कितना होगा? 7। तो हम अब क्या करेंगे ना कि सबसे पहले यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है। अब 6 निकालना था तो 6 + 1 करने बोले हम। अब 6 में जोड़ेंगे कितना होगा? 7। अब इस 7 को जो है ना इसमें गुना भी करेंगे और भाग भी देंगे, फिर इसी में गुना भी करेंगे और भाग भी देंगे। देखिए यहाँ पर गुना कर दीजिए कितना से? 7 से, और भाग भी दे दीजिए 7 से। इसी तरह से यहाँ गुना भी कर दीजिए 7 से और भाग भी दे दीजिए 7 से। एक बात बताइए, अगर आपके पास एक संख्या है 6, इसको 6 से आप गुना भी कीजिएगा, 6 से भाग भी दीजिएगा, तो संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ये दोनों कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या बचा? 6। तो इसीलिए हम गुना भी कर रहे हैं, यहाँ पर भाग भी दे रहे हैं, क्योंकि इस संख्या का जो मूल स्वरूप है ना, यानी कि 3 और 4, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए गुना भी करेंगे भाग भी देंगे, तो 7 से 7 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना बचा है यहाँ? 3। यहाँ 7 से 7 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या बचेगा यहाँ पर? 4। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका जो 3 और 4 का स्वरूप उसको नहीं बिगाड़ रहे हैं, लेकिन अब इसको गुना करने पे कितना हो जाएगा? 7 या 21, और बटा में 7 एकम 7, लिखना नहीं है, दिमाग में रखना, 7 एकम 7। इसी तरह से 7 चौका 28 और 7 एकम 7। अब इसके बीच में देखिए 21 है, यहाँ पर 28 है। संख्या बढ़ते क्रम में जा रहा है कि घटते क्रम में? बढ़ते 21 28 की तरफ हम चलेंगे तो 21 के बाद क्या आएगा? 22 बटा 7, फिर 23/7, बोलते जाइए आगे, 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। उसके बाद 28/7 तो है, ये है ना, इसे आगे नहीं लिखेंगे। अब बताइए गिनिए इसके बीच में कितना? बीच में मतलब क्या करेंगे? दोनों को छोड़ेंगे कि नहीं? छोड़ेंगे। इसको और इसको हमको छोड़ देना है, बाकी को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया। बस आपको थोड़ा सा एक लाइन लिख देना है, लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं होंगे। कौन कौन से होंगे? बस सबको लिख दीजिए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। बन जाएगा ना? पिछला क्वेश्चन जैसा ही हूबहू है, लेकिन देख लीजिए आप लोग, जो बच्चे नहीं जान रहे होंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ इसको। देखिए 3/5, तो सबसे पहले आप 3/5 लिखिएगा यहाँ पर, और किसके बीच में? 4/5। तो यहाँ पर आप 4/5 लिख लेंगे। कितना परिमेय संख्या चाहिए यहाँ पर? 5। तो 5 में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। हाँ, जितना परिमेय संख्या पूछता है उसमें एक क्या करना होता है? जोड़ना होता है। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6। अब हम क्या करेंगे? इस 6 को गुना भी करेंगे और भाग। हाँ, इसमें गुना भी कर देंगे और भाग। भाग भी कर देंगे। तो लीजिए इसको गुना कर दीजिए, 6 से गुना और 6 से भाग। पुनः यहाँ पर 6 से गुना और 6 से भाग। दोनों कैंसल आउट होगा ना? होगा। वापस 3/5 बचेगा। यहाँ भी दोनों कैंसल आउट होगा तो 4/5 बचेगा। अब इसको आप गुना कर लीजिएगा। 6 तिया 18, 6 पंजे 30, फिर 6 चौके 24, 6 पंजे 30। चलिए, वेरी गुड। अभी हम 18 से हमको कितना तक जाना है? 24, तो यहाँ पर 18 के बाद 19, बटा 30, फिर 20/30, फिर 21/30, बोलते जाइएगा, 22/30, फिर बोलो, 23/30। फिर 24/30 तो है। अब इसके बीच में मतलब ये और ये छूटेगा। कितना है गिनिए? 1 2 3 4 5। कितना लाना था? 5। समझ के बाद यस सर। बस अब लैंग्वेज क्या लिख लेंगे? अतः
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं होंगे। कौन कौन से होंगे? 19/30, 19/30, फिर 20/30, बोलते जाओ, 21/30, फिर 22/30, और फिर में ब्लैक में 23/30। बस यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से। अच्छा, एक चीज और है, अगर इसमें बट्टा में देखिए यहाँ पर यहाँ क्या था 3/5 और यहाँ पर 4/5, इसका ये हर का भाग क्या था? बराबर था, तब ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हर बराबर नहीं होगा तो सबसे पहले आपको हर बराबर करना पड़ेगा। चलिए इसका मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग था, यहाँ पर 1 नहीं 4 होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे सजेशन होगा कि इसका बेसिक पार्ट जो है इसको पहले आप देख लेंगे, उसके बाद ही इसको बनाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज अगर बेसिक नहीं देखे रहेंगे, डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन को बनाने आएंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। फिर भी मैं समझाने का पूरा कोशिश करता हूँ, अगर नहीं भी देखे होंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें सत्य और असत्य यानी कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ, जो कथन दिया हुआ है, वो क्या सही है या गलत है, ये आपको पहचान करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है या असत्य है? देखिए बोलने का मतलब क्या है ना, कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए यहाँ पर इसको समझिए, पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्या आएगा? पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्या आएगा कि नहीं आएगा? आप पूर्ण संख्या अगर लिखते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो क्या पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्या आया कि नहीं आया? आया। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब यहाँ से और पूर्ण संख्या यहाँ से, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है? होती है ना। पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्या आ रहा है, तो ये सही है स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, और हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब जाता ही जाएगा। तो पूर्ण संख्या के संग्रह में चूंकि प्राकृतिक संख्या शामिल हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझ में आ गया होगा? यस सर। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे हाँ यह कथन सत्य है। जैसा क्वेश्चन बोलता है उसी तरह जवाब देना है। दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, तो पहला कथन सत्य हो गया, तो लिखेंगे इसमें हल करके लिखेंगे आप, हाँ यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृतिक संख्या शामिल होता है। तो इस तरह से इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग उस क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन को आप देख लीजिए, आप बाद में डिसाइड कीजिएगा ये कथन सत्य है या असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए बेसिक पार्ट्स में आपको बताया गया था पूर्णांक क्या है। पूर्णांक क्या क्या होता है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धन संख्या और ऋण संख्या के संग्रहण को पूर्णांक कहते हैं। वेरी गुड। देखिए प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद आप देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये धन ही होगा, फिर भी शामिल कर लीजिए धन संख्या, ऋण संख्या, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धन संख्या, ऋण संख्या, इनके संग्रह को हम लोग कहते हैं पूर्णांक, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक जो होगा, माफ कीजिएगा, हाँ पूर्णांक जो होगा, पूर्णांक में क्या होगा, ऋण संख्या भी शामिल होगा। पूर्णांक में क्या शामिल होगा, ऋण संख्या,
लेकिन पूर्ण संख्या में ऋण संख्या आएगा क्या? नहीं। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी? 0 से। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब बताओ कि यहाँ पर कभी भी ऋणात्मक संख्या आ सकता है? नहीं। 0 का कोई साइन नहीं होता है। इधर से एक इधर जब चलेंगे तो ये सबके सब धन संख्या है। तो यहाँ पर ये कहना कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, सही है गलत है? गलत। हम देख पा रहे हैं कि पूर्णांक के संग्रह में ऋण संख्या भी आ रहा है, जबकि पूर्ण संख्या में ऋण संख्या नहीं आएगा। देखिए पूर्ण संख्या ये है, इसमें ऋण संख्या आएगा ही नहीं, ऋणात्मक संख्या आएगा ही नहीं। तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। आपको समझ में आ गया होगा? क्या लिखेंगे? हल सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। असत्य है क्योंकि पूर्णांक का संग्रह में पूर्णांक संख्या के संग्रह में लिख लीजिए, पूर्णांक संख्या के संग्रह में ऋण संख्या भी होता है, जबकि पूर्ण संख्या में ऋण संख्या नहीं होता है। तो इस तरह से इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व होता है। तो देखिए इसका तीसरा पार्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये कथन सत्य है असत्य, आप ही डिसाइड कीजिएगा। देखिए परिमेय संख्या क्या है? 0/1 2/3 5/7 11/9 6/-1 -1/3 -5/6 इस तरह से। अब बताइए ये जो आप परिमेय संख्या लिख रहे हैं इसमें ऋणात्मक संख्या है या नहीं है? है ना? तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये -1/3 -1/3 कह लीजिए, या तो -6/11 कह लीजिए, या तो -30/11 कह लीजिए। इसमें ऋण संख्या है या नहीं है? ये है। इसमें ऋण का साइन है, मतलब ये ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या ये जब है, और हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत तक। तो बताइए इसमें क्या ऋण संख्या है? नहीं। इसमें माइनस कभी भी आएगा? नहीं आएगा। इसमें कभी भी माइनस नहीं आएगा। 0 का कोई साइन नहीं होता। यहाँ से संख्या आगे जब बढ़ेंगे तो सभी संख्या धनात्मक होता है, धन संख्या होता है। तो ये कहना कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, गलत है, क्योंकि ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये कथन भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कारण को आप लिख दीजिए केवल। तो लिखेंगे कि यह कथन असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, परंतु पूर्ण संख्या कभी भी ऋण नहीं हो सकती है। तो इस तरह से इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व होता है।